दोस्तों, एक आम आदमी इस वक्त कर्ज, बीमारी, नौकरी, पढ़ाई से लेकर तमाम जिम्मेदारी और टेंशन से भरा होता है। एक टेंशन जाने से पहले दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बीच हमें जिनसे भी मदद की उम्मीद होती है, अगर वो भी हमारी मदद ना करें तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और क्या वो रास्ता सही है? इसी सवाल को लेकर आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन ड्रामा इमोशनल मूवी लेकर आया हूँ, जिसे हाल ही में कन्नड़ सिनेमा में लॉन्च किया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 और इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम ग्वाली नाम के इलाके को देखते हैं, जहाँ की पूरी जमीन पूरी तरह से बंजर होती है। अब इस बीच एक दमकल की गाड़ी कहीं पर लगी आग बुझाने के लिए वहां से गुजर रही होती है, लेकिन इतने में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी पलट जाती है। फिर इतने में वहां से गुजर रहा उस इलाके का एक बूढ़ा आदमी इस एक्सीडेंट को देख लेता है और फौरन उस गाड़ी की तरफ दौड़ता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उस ड्राइवर की मदद कर सके, बल्कि उसकी नजर उस टैंकर पर होती है जिसमें इस वक्त पानी भरा हुआ है। अब पानी की बूंद देखते ही वो बाकी गांव वालों को आवाज देता है और इसके बाद फौरन सभी गांव वाले उस गाड़ी की तरफ दौड़ आते हैं। यहाँ सभी लोगों में पानी की हर एक बूंद को लेकर आपस में झगड़ा होने लगता है, यानी जो पानी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला था, अब उसी पानी पर गांव वाले टूट पड़े थे। इस चीज से साफ पता चलता है कि ग्वाली गांव में पानी की बहुत कमी है, जिसके चलते लोग इस तरह की लूट करने पर मजबूर हैं। खैर, हम देखते हैं कि इसी गांव में रहने वाला एक मास्टर, जिसका नाम भीमा है, वो आए दिन सरकारों और अधिकारियों को इस इलाके की हालत के बारे में खत लिखता रहता है। वो अपने खतों में सभी बातों को बताता है कि पूरा इलाका पानी की कमी की वजह से बंजर हो चुका है, लोगों के खेत बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए जल्दी कुछ नहीं किया तो यहाँ का एक एक आदमी या तो चला जाएगा या फिर उन्हें यहीं पर भूखा मरना पड़ेगा। अब इन खतों को वो सभी को भेजता तो है, लेकिन कोई भी उसके खतों पर ध्यान नहीं देता और उसके पास कोई जवाब नहीं आता। इस बीच भीमा अपने बेटे रानागल को खतों को अलग अलग दफ्तरों में जाकर देने के लिए कहता है, जिसके बाद रानागल ठीक ऐसा ही करता है। लेकिन रानागल नोटिस करता है कि कोई भी अधिकारी उन खतों को सीरियसली नहीं ले रहा, बल्कि उल्टा इधर उधर रखकर इग्नोर कर रहा है। इसीलिए वो अब आखिरी दफ्तर में जाते वक्त अपने साथ एक बॉम्ब भी ले जाता है और जब वो वहाँ भी वही महसूस करता है जो उसने दूसरे दफ्तरों में किया था, तो वो उस बॉम्ब को आखिरी दफ्तर में रखकर वहाँ से भी आम आदमियों को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस दफ्तर में जोरदार धमाका होता है और उसमें सभी सरकारी कर्मचारियों की जान चली जाती है। अब इसके बाद रानागल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां जज उससे ऐसा करने का कारण पूछती है। रानागल उनसे कहता है कि मेरे पिता ने ना जाने कितने खतों को भेजा और उन अधिकारियों के साथ साथ सरकारों से भी मदद मांगी, लेकिन इस बीच गांव में पानी की कमी से लोग और जानवर मरते रहे। अब इन लोगों तक मेरे गांव के लोगों की चीख पुकार तो पहुंचती नहीं, इसलिए मैंने इनको उस धमाके की आवाज सुनाई ताकि ये भी वो महसूस कर सके जो मेरे गांव के लोग रोज महसूस कर रहे हैं। अब जज उससे कहती है कि भले तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन तुमने जो किया वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। तुमने कानून को हाथ में लिया है। हो सकता है कि शायद कोई एक कर्मचारी उनमें से ईमानदार हो जो उस धमाके में मारा गया हो। अब जरा सोचो, तुमने कुछ गलत लोगों की वजह से कुछ ईमानदार लोगों को भी मार दिया, क्या ये सही किया? ये चीज अब रानागल को सोचने पर मजबूर कर देती है और उसे एहसास होता है कि शायद उससे गलती हो गई, उसे कानून का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी और इसीलिए जज रानागल को 20 साल कैद की सजा सुनाती है। हालांकि जेल में भी रानागल के साथ दूसरे बच्चे अच्छे से पेश नहीं आते, क्योंकि सभी को पता था कि उसने कई लोगों को बॉम्ब से मार दिया। इसीलिए अब रानागल जेल में किताबों को ही अपना दोस्त बना लेता है और हर वक्त उनको ही पढ़ता रहता है और इस तरह वो बड़ा होते होते जेल से ही अपनी लॉ की डिग्री भी हासिल कर लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जो बॉम्ब उसने लगाया था उससे प्रशासन जाग चुका था, जिसके बाद उस बंजर इलाके में कई बदलाव किए गए और उस बदलाव में एक काम होता है ग्वाली इलाके में पानी की पाइपलाइन को डालना। अब उस पाइपलाइन को डालने के लिए खुदाई शुरू होती है और यहाँ लोगों को कुछ ऐसा मिलता है जिससे ग्वाली इलाका देश भर में मशहूर हो जाता है। असल में खुदाई के दौरान इंजीनियर्स को वहाँ आयरन 4 नाम का खनिज मिल जाता है, जिसके बाद उस इलाके पर एक
बिजनेसमैन की नजर पड़ जाती है और वो धीरे धीरे पूरे इलाके पर कब्जा करके वहाँ इलीगल माइनिंग शुरू करवा देता है और वहाँ स्टील का प्लांट डाल देता है। इसके बाद पूरे 20 साल गुजर जाते हैं और पूरे ग्वाली इलाके की तस्वीर ही बदल जाती है। अब 20 साल पूरे होने पर रानागल की सजा भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद उसे वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात सबरी नाम के आदमी से होती है जो उसे लेने आया था। असल में सबरी एक आम आदमी था जिसको एक झूठे मर्डर केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया था, लेकिन जेल में वकील बन चुके रानागल ने सबूतों के आधार पर यह साबित कर दिया था कि सबरी बेगुनाह है, जिसके बाद से सबरी को बरी कर दिया गया था। इसीलिए आज सबरी उसको लेने आता है और उसको गांव ले जाता है। अब गांव जाते जाते हमें पता चलता है कि रानागल के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी है और उसकी छोटी बहन अब उसके मामा के साथ रहती है, जिनका कबाड़े का व्यापार है। अब रानागल अपने मामा के यहाँ पहुँचता है, जहाँ उसकी बहन वेदा उसे देखकर बहुत खुश होती है। रानागल भी बहुत खुश होता है कि वो अब अपनी बाकी जिंदगी अच्छे से अपने परिवार के साथ गुजारेगा। लेकिन उसी रात मामा उसको जय नाम के लड़के का फोटो दिखाकर कहते हैं कि वेदा इस लड़के को पसंद करती है बेटा, वो तुमसे छोटी है इसलिए तुमसे बोल नहीं पाएगी। इस लड़के का नाम जय है और ये जर्मनी में एक मेडिकल फार्मा कंपनी में काम करता है। शादी के बाद ये वेदा को लेकर जर्मनी चला जाएगा, जिससे हमारी वेदा बहुत खुश रहेगी। मैंने लड़का देखा है, मुझे ठीक लगा, अब तुम्हारी बारी है। अभी अभी जेल से निकला रानागल अपनी बहन के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन वो अपनी बहन की खुशी के लिए इस शादी के लिए मान जाता है। खैर, अब रानागल अपने मामा की वही कबाड़ वाली जगह के एक कोने को थोड़ा सा साफ करता है और वहाँ अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इसके बाद वो लोगों के केसेस लड़ने लगता है और जो लोग जितनी फीस देकर जाते हैं वो चुपचाप रख लेता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अब सीन यहाँ से एक सरकारी अस्पताल पर शिफ्ट होता है, जहाँ एक आम आदमी मजबूरी में अपनी घड़ी काउंटर पर गिरवी रखकर अपने फैमिली मेंबर के लिए दवा उधार ले जाता है। अब ये सब वहाँ खड़ी वैशाली नाम की एक डॉक्टर देख लेती है, जो फौरन काउंटर पर बैठे आदमी से कहती है कि किसी की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहे हो, पैसे नहीं है तो उनका सामान क्यों ले रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि मैडम आप गलत समझ रही हैं, असल में ये रानागल भाव की घड़ी है, उस आदमी की नहीं। जब भी किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो गरीब आदमी रानागल भाव की घड़ी रखकर सामान ले जाता है और बाद में भाव के आदमी आकर पैसे चुका जाते हैं और घड़ी ले जाते हैं। ये सुनकर वैशाली इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये रानागल है कौन। इसीलिए वो उस बिल के पैसे चुकाती है और वो घड़ी लेकर रानागल के पते पर पहुंचती है। वहाँ वो उससे कहती है कि आज के बाद आपको घड़ी देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका नाम ही काफी होगा। रानागल उसको थैंक यू कहता है और उससे बात करते करते वैशाली उसके कैरेक्टर को पसंद करने लगती है। खैर, अब एक दिन वर्धा नाम का एक आदमी रानागल के पास आता है और उसे अपनी आपबीती बताता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वर्धा और उसके साथ ग्वाली इलाके के लगभग 2000 वर्कर्स पिछले 12 साल से परांडे स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन अभी तक फैक्ट्री की तरफ से उन्हें कोई इंश्योरेंस या कोई बोनस नहीं दिया जाता है। इसके अलावा रहने के लिए उन्हें जो क्वार्टर्स दिए गए थे उनमें भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, जिसके चलते वर्धा फैक्ट्री में मजदूर यूनियन बनाना चाहता था। इसीलिए उसने एक दिन अपने प्लांट मैनेजर खंडे के सामने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और मजदूर यूनियन बनाने की बात रखी। हालांकि लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन फिर भी जैसे ही एक मजदूर पेपर पर साइन करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही खंडे का एक आदमी जिसका नाम कट्टा था वो उस मजदूर का हाथ काट देता है। यानी मतलब साफ था कि फैक्ट्री वाले फैक्ट्री में मजदूर यूनियन नहीं बनवाना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्हें मजदूरों को उनका हक देना पड़ेगा और उनकी मनमानी खत्म हो जाती। खैर, इसके बाद वर्धा ने फैक्ट्री वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस करना चाहा, तो पुलिस वालों ने FIR लिखने से ही मना कर दिया था। फिर वर्धा वकीलों के पास भी मदद मांगने गया तो सभी ने उन लोगों का केस लेने से मना कर दिया था। इसीलिए वर्धा कहता है कि मेरी आखिरी उम्मीद आप हैं, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इस तरह रानागल वर्धा की सारी बातें सुनने के बाद उसे कुछ सुझाव देता है, जिसके बाद वर्धा एक बार फिर से फैक्ट्री जाता है और एक बार फिर से खंडे के सामने सभी मजदूरों को इकट्ठा कर लेता है। इस बार मजदूर और भी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन वर्धा ने जब उनको रानागल के बारे में बताया तो सभी इस काम के लिए फिर से तैयार हो गए थे। इसलिए एक बार फिर से यूनियन बनाने के लिए वो लोग पेपर पर साइन करने की तैयारी करते हैं और तभी पिछली बार की तरह कट्टा अपनी तलवार लेकर आ जाता है और वो सीधा वर्धा की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एट द सेम टाइम पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है और मजदूर का हाथ काटने वाले केस में कट्टा को अरेस्ट कर लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रानागल ने पहले ही उसका अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया था
और साथ में उसने वर्धा को एक पेन कैमरा भी दिया था जिसमें वर्धा इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब रानागल भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद खंडे के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता और आखिर में पुलिस वाले कट्टा को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद रानागल और खंडे की मौजूदगी में सारे मजदूर यूनियन पेपर पर साइन कर देते हैं और ये सब काम करवाकर रानागल वापस अपने घर आ जाता है और रोज की तरह अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद फैक्ट्री के मालिक परांडे को जब पता चलता है कि ग्वाली इलाके वाली फैक्ट्री में यूनियन बन चुकी है और सारे मजदूर अपनी मांग को लेकर फैक्ट्री के गेट पर धरना दे रहे हैं, तो वो तुरंत अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आता है और इस मामले से खुद निपटने का डिसीजन लेता है, जिसके बाद वो एक साथ उन सभी मजदूरों को काम से निकाल देता है और साथ में उन्हें रहने के लिए जो घर मिला था वो भी उनसे छीन लेता है। इसके बाद एक झटके में 2000 से भी ज्यादा मजदूर अपने परिवार के साथ बेघर हो जाते हैं। फिर रानागल को जब ये बात पता चलती है तो वो सभी को लेकर सीधा अपने घर आता है और इसके बाद कबाड़ा इकट्ठा होने वाली जगह पर मजदूरों के लिए टेंट लगवा देता है और उनके रहने का इंतजाम भी कर देता है। इसके बाद वो उनके लिए कोर्ट में केस भी लड़ता है, लेकिन वो इस केस को हार जाता है। फिर वो कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाकर उन मजदूरों को काम पर रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। अब एक तरफ रानागल उन मजदूरों के लिए परेशान था तो दूसरी तरफ मजदूर भी अपनी अपनी परेशानियों का सामना कर रहे थे। इन्हीं परेशानियों की वजह से एक दिन उनमें से एक मजदूर अपनी जमीन बेचने के लिए जाता है, लेकिन उसके पेपर्स देखने के बाद रजिस्ट्रार उसे कहता है कि तुम लोग तो ये जमीन पहले ही किसी और को बेच चुके हो। अब ये सुनकर वो मजदूर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने वो जमीन कभी किसी को नहीं बेची थी। इसके बाद वो तुरंत भागकर रानागल के पास आता है और उससे कहता है कि हमने ये जमीन कभी बेची ही नहीं। फिर रानागल उन पेपर्स को देखता है और अपनी रिसर्च शुरू कर देता है। यहाँ उसे पता चलता है कि सिर्फ उसी एक मजदूर की नहीं बल्कि कई सारे मजदूरों की जमीनें परांडे स्टील के नाम पर ट्रांसफर हुई थी, लेकिन इसके बारे में किसी भी मजदूर को नहीं पता था। अब इसके बाद रानागल उन सबके लिए कोर्ट में एक केस फाइल करता है और सुनवाई वाले दिन सब लोग कोर्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ कोर्ट में रानागल दावा करता है कि मजदूरों ने ये जमीन कभी किसी को नहीं बेची, इसीलिए हो सकता है कि परांडे स्टील वालों ने किसी बहाने कोरे पेपर पर मजदूरों से साइन लेकर जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ली हो। लेकिन तभी परांडे का लॉयर चंद्रप्पा और वीरू नाम के दो मजदूरों को कटघरे में बुलाता है। दरअसल केस फाइल करते समय सभी लोगों की जमीनों का सर्वे नंबर जारी किया गया था, जिसमें गलती से उन दोनों की जमीन का सर्वे नंबर गलत हो गया था। अब वकील उन दोनों को पेपर्स दिखाता है और यहाँ वो पेपर्स देखते ही दोनों मजदूर कोर्ट को बताते हैं कि उनकी जमीन का सर्वे नंबर गलत लिखा हुआ है, इसको सही कीजिए। तो ये सुनकर परांडे का वकील हंसने लगता है और कोर्ट से कहता है कि जो मजदूर 1 सेकंड में अपनी जमीन का सर्वे नंबर गलत देखकर पहचान सकता है और कोर्ट को बता सकता है कि इसको सही किया जाए, आखिर ऐसे मजदूरों को बेवकूफ बनाकर जमीन के पेपर्स पर साइन कैसे करवाया जा सकता है। कोर्ट भी इस बात से सहमत होती है और रानागल से और सबूतों की मांग करती है, पर फिलहाल रानागल के पास कोई और सबूत नहीं होता, इसलिए कोर्ट उसको बाकी सबूत पेश करने के लिए 2 दिन का समय देती है। अब इसके बाद रानागल वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और आखिर कैसे वो जमीन इन लोगों से हड़पी गई होगी। अब हम देखते हैं कि इस बीच रानागल की बहन वेदा की भी शादी थी, लेकिन रानागल इतना बिजी था कि वो बस अपनी बहन को आशीर्वाद देकर उसे जर्मनी भेज देता है। इसके बाद वो उस केस पर नए सिरे से अपना काम शुरू कर देता है और आखिरकार उसे एक सबूत मिल जाता है। दरअसल उन मजदूरों में से एक मजदूर का नाम होता है हनुमंत और तफ्तीश के बाद रानागल को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जिस दिन हनुमंत की जमीन को परांडे स्टील के नाम पर ट्रांसफर किया गया था, उसी दिन ग्वाली इलाके से 300 किलोमीटर दूर एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हनुमंत की शादी हुई थी। तो आखिर उसकी शादी उस दिन इतनी दूर हुई तो उसने अपनी जमीन कैसे बेच दी। अब रानागल कोर्ट में ये बात साबित कर देता है, जिसके बाद रानागल उस समय के रजिस्ट्रार को भी कोर्ट में बुलाता है। फिर वो रजिस्ट्रार कोर्ट को बताता है कि फैक्ट्री में नौकरी देने के नाम पर परांडे स्टील मजदूरों से उनकी जमीन के पेपर्स पर साइन करवा लेता था, जिसके बाद उन जमीनों को परांडे स्टील के नाम पर ट्रांसफर करवा लिया जाता था और इस पूरे मामले में वकील भी इन सभी के साथ मिले हुए थे। अब परांडे स्टील के मालिक परांडे ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें जमीन के अंदर से हाई क्वालिटी का आयरन मिल रहा था, जिसे वो धीरे धीरे अपने अंडर में लेना चाहते थे और उसके लिए उन्हें उस इलाके की पूरी जमीन चाहिए होती है ताकि कोई आने वाले वक्त में उस माइनिंग को रोक ना पाए। और ये सुनने के बाद जज साहब कहते हैं कि अगली सुनवाई में परांडे को भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और ये सुनते ही आज की सुनवाई के बाद सभी
सभी मजदूरों को ये भरोसा हो जाता है कि उन्हें अब अपनी जमीन वापस मिल जाएगी, इसीलिए वो अब रानागल को अपना भगवान मान लेते हैं। इस बीच रानागल की इतनी मेहनत और दूसरे लोगों का उसके लिए प्यार और सम्मान देखकर डॉक्टर वैशाली भी उससे प्यार करने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में परांडे अपने लॉयर के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो गुस्से में इतना बेकाबू हो जाता है कि वो अपने लॉयर को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी डर के मारे वो लॉयर परांडे को एक लिस्ट देता है और कहता है कि अगली सुनवाई के दिन अगर इस लिस्ट में से कोई भी कोर्ट में नहीं आया तो केस का फैसला हमारे हक में आ जाएगा, इसलिए हमें इन लोगों को रोकना होगा। अब परांडे वो लिस्ट कट्टा को दे देता है जिसे वो जेल से बाहर निकलवा चुका था। इसके बाद कट्टा रानागल के कबाड़ वाले एरिया में आता है, जहाँ से पता चलता है कि आज रानागल किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ है। अब कट्टा मौका मिलते ही लिस्ट में शामिल एक एक मजदूर को गोली मार देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर देर रात जब रानागल वापस आता है तो उसे अपने चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। अब रानागल अकेले ही उनकी चिता को आग लगाता है और अगले दिन कोई भी कोर्ट नहीं जाता। इस तरह सुनवाई वाले दिन आखिरकार कोर्ट परांडे स्टील के हक में अपना फैसला सुना देती है। इसके बाद परांडे कट्टा से कहता है कि एक काम करो, उस जमीन के चारों तरफ तार लगा दो और साथ में एक बोर्ड भी लगा दो कि ये जमीन अब कानूनन परांडे स्टील की है। कट्टा ये सुनकर फौरन अपने आदमियों को साथ लेकर तार लगाने पहुंच जाता है। इधर सबरी अभी तक चुपचाप बैठे रानागल को बताता है कि वो लोग जमीन के चारों तरफ तार लगा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा, वो केस शायद वो लोग जीत चुके हैं। तब तक रानागल समझ चुका था कि मैं लीगल तरीके से इन लोगों से कभी जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि इनके पास पैसा है और कानून का कोई डर भी नहीं है। फिर इसके बाद वो उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब वो बचपन में जेल गया था और जेल जाने से पहले उस जज ने उससे पूछा था। वो सोचता है कि क्या उसके पास कोई और तरीका है जिससे वो लोगों को इंसाफ दिला सके, लेकिन उसे अपने दिमाग के हर एक कोने से सिर्फ नहीं की आवाज सुनाई देती है। इसलिए फाइनली अब रानागल कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। इसके बाद वो सबरी और रंगा के साथ वहाँ जाता है जहाँ कट्टा मौजूद था। फिर वो एक एक करके कट्टा के सभी आदमियों को मौत के घाट उतार देता है और आखिर में अपने लोगों को याद करते हुए और उनकी आत्माओं से माफी मांगते हुए कट्टा की गर्दन काट देता है। इस बीच हम देखते हैं कि जो सरकारी ऑफिसर्स उस जमीन का सर्वे करने के लिए वहाँ आए थे वो मौत का ये तांडव देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद रानागल उस इलाके का डॉन बन जाता है और अपनी वकालत छोड़कर खुद उन मजदूरों की जमीन पर लीगल तरीके से माइनिंग करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ जब परांडे को ये बात पता चलती है तो वो सभी बैंक मैनेजर्स और सरकारी ऑफिसर्स को रिश्वत खिला देता है और कहता है कि किसी भी तरह से रानागल को माइनिंग का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद रानागल बार बार सरकारी विभाग में माइनिंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देने लगता है, लेकिन एक ऑफिसर बार बार उसका एप्लीकेशन बीच में से ही गायब कर देता है। कई बार ऐसा होने पर रानागल समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए वो इस बार खुद अपनी एप्लीकेशन देने के लिए ऑफिस में आता है। यहाँ रानागल का वकील ऑफिसर से पूछता है कि आखिर हमारा एप्लीकेशन बार बार गायब कैसे हो जाता है। तो एक ऑफिसर उसे पूरी अकड़ के साथ कहता है कि एप्लीकेशन ही तो है, गायब हो जाता है, हम क्या करें, तुम एक काम करो, फिर से नया एप्लीकेशन दे दो। अब इसके बाद रानागल का वकील फिर से एप्लीकेशन देता है, जबकि रानागल चुपचाप बैठा बैठा देखता रहता है कि यहाँ चल क्या रहा है। इस बीच ऑफिसर उस एप्लीकेशन को लेने के बाद रानागल से साइन करने के लिए कहता है। फिर रानागल चुपचाप साइन करने लगता है, लेकिन तभी उसके पेन की स्याही खत्म हो जाती है। अब वो ऑफिसर से अपना पेन देने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे अपना पेन देने से मना कर देता है। ये देखकर रानागल गुस्से में अपना पेन उस ऑफिसर के हाथ में घुसा देता है और उसके खून को स्याही बनाकर एप्लीकेशन पर साइन कर देता है। इसके बाद वो जाते जाते उस ऑफिसर से कहता है कि इस बार ये एप्लीकेशन गायब मत करना और याद रखना कि तुम्हारे खून से ये एप्लीकेशन साइन हुआ है। ये देखकर वो ऑफिसर फौरन माइनिंग लाइसेंस तैयार कर देता है, जिसके बाद रानागल को माइनिंग करने की परमिशन मिल जाती है। फिर रानागल बैंक वालों को डराकर लोन भी ले लेता है और अपनी माइनिंग कंपनी भी शुरू कर देता है। फिर वो उन सारे मजदूरों को अपनी कंपनी में ही काम पर लगाता है और अपना काम शुरू कर देता है। इसके बाद वो धीरे धीरे स्टील इंडस्ट्री का किंग बन जाता है। अब कंपनी से उसे जो प्रॉफिट हो रहा था वो उन पैसों को गरीबों की भलाई में इस्तेमाल करने लगता है। वो वहाँ के बच्चों के लिए नए स्कूल्स बनवाता है, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाता है। लेकिन उसकी बढ़ती हुई ताकत परांडे को परेशान करने लगती है। उसके क्लाइंट्स अब रानागल से माल खरीदने लगते हैं और इसीलिए
इसीलिए रानागल से निपटने के लिए वो इंस्पेक्टर हरिया का ट्रांसफर ग्वाली इलाके में करवा देता है। फिर हम देखते हैं कि परांडे के इशारे पर हरिया बार बार रानागल के आदमियों को पकड़ने लगता है, लेकिन हर बार रानागल का लॉयर आकर उन लोगों की बेल करवा लेता है। बार बार ऐसा होने से हरिया समझ जाता है कि इन लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उसे किसी भी तरह से रानागल को अपने चंगुल में फंसाना होगा। इसीलिए उस दिन के बाद वो रानागल को पकड़ने के लिए मौके की तलाश में लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रानागल की बहन वेदा और उसका पति जय जर्मनी से इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। असल में जय रानागल की मदद से इंडिया में ही अपनी फार्मा कंपनी डाल लेता है और रानागल इसमें उसका पूरा सपोर्ट करता है। साथ में हम देखते हैं कि रानागल ने जिन हॉस्पिटल्स को बनवाया था उनका काम इस वक्त वर्धा ही संभाल रहा होता है। इसलिए रानागल वर्धा को जय की हेल्प करने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हें हमारे आसपास के मेडिकल कल्चर्स के बारे में पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जय की मदद करो। अब वर्धा इसके लिए मान जाता है और फिर वर्धा और जय मिलकर उसकी फार्मा कंपनी में काम करने लगते हैं। उधर परांडे को दिन रात नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी वो रानागल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस बीच हमें पता चलता है कि रानागल और परांडे के अलावा ग्वाली इलाके में एक और स्टील फैक्ट्री है जिसके मालिक का नाम होता है बहादुर। अब असल में बहादुर रानागल से माल खरीदने लगा था, लेकिन एक वक्त उसने अपनी कंपनी के लिए परांडे से कर्ज लिया था। इसलिए अब परांडे उसे अपने पास बुलाता है और कर्ज के पैसे वापस मांगता है। बहादुर उससे कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर परांडे कहता है कि तुमने कर्जा मुझसे लिया और माल उस रानागल से ले रहे हो, मुझे पागल समझते हो क्या? मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए। बहादुर कहता है कि ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। लेकिन परांडे कहता है कि मेरे पास 2 दिन का टाइम नहीं है, मुझे आज के आज ही पैसा चाहिए। नहीं तो एक काम करो, अपनी कंपनी मेरे नाम कर दो, तुम्हारा कर्ज जो भी है वो सब बराबर हो जाएगा। ये सुनकर बहादुर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी पहले ही रानागल को बेच चुका हूँ। ये सुनते ही परांडे पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर रानागल के पास इतना दिमाग कैसे है। वो हर चीज को पहले ही करके बैठा है जो परांडे ने अभी तक सोचा भी नहीं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एट द सेम टाइम बहादुर का कर्ज चुकाने के लिए रानागल का एक ट्रक पैसा लेकर परांडे के घर आ जाता है और इस तरह एक बार फिर परांडे रानागल के सामने हार जाता है। लेकिन ये चीज परांडे को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जिसके चलते वो सामने मौजूद बहादुर को मारकर उसकी ही फैक्ट्री के गेट पर लटका देता है। इस बीच परांडे के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो फौरन अपने आदमी खंडे को कॉल करता है। खंडे अब उसकी बात मानकर तुरंत इंस्पेक्टर हरिया के पास जाता है और उसको बयान देता है कि बहादुर को रानागल ने मार दिया है। बहादुर ने कुछ वक्त पहले उससे कर्जा लिया था, जिसके चलते रानागल ने उसकी फैक्ट्री खरीद ली थी, लेकिन जब बाकी के पैसे बहादुर नहीं चुका पाया तो रानागल ने उसको मार दिया और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर हरिया उसके बयान के आधार पर रानागल को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर चला जाता है, लेकिन उस वक्त रानागल घर में मौजूद नहीं होता, पर उसकी बहन वेदा घर पर होती है जो इस वक्त प्रेग्नेंट थी। लेकिन हरिया को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूछताछ के बहाने उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहाँ वो वेदा को पुलिस स्टेशन में खड़ा रखता है और कहता है कि जब तक तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आ जाता तब तक तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी। फिर रानागल को जब इलाके में आते ही ये बात पता चलती है कि पुलिस वेदा को लेकर गई हुई है, तो वो जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन आता है। आते ही वो देखता है कि वेदा इतनी देर से खड़ी हुई है और उसको प्रेगनेंसी की वजह से दर्द है, इसलिए वो फौरन उसे बैठने के लिए कुर्सी देता है और खुद भी चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है। अब हरिया उससे एक एक करके सवाल करता है, लेकिन रानागल कोई भी जवाब नहीं देता। फिर हरिया उसको हवालात में बंद करने के लिए उठाता है, लेकिन इतने में रानागल का लॉयर भी बेल पेपर्स लेकर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद हरिया को उसे छोड़ना पड़ता है। अब रानागल उस वक्त तो अपनी बहन के सामने हरिया से कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी बहन के दर्द को देखकर उसका जो खून खौला था वो अभी शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वो पहले अपनी बहन को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और इतने में उसे पता चलता है कि हरिया ने उसकी बहन को हाथ भी लगाया था। ये चीज अब रानागल से सहन नहीं होती और वो अपने हिसाब से उसी वक्त वसूल करने के लिए गाँव वालों को हुक्म देता है, जिसके बाद उसके आदमी पूरे पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। लेकिन यहाँ रानागल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि इसके पीछे कौन कौन होगा। इसीलिए पहले वो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए अपने पूरे परिवार के साथ बहादुर की हवेली में शिफ्ट हो जाता है और उस हवेली की सुरक्षा बढ़ा देता है। तो वो खुद अपने आदमियों के साथ खंडे के घर जाता है और उसे मारकर उसकी आंखें निकाल लेता है। फिर वो ऐसा कुछ करता है जो किसी ने नहीं सोचा था। वो अब यहाँ से परांडे के ऑफिस में जाता है और उसकी टेबल पर खंडे की आंखें रखकर उससे कहता है कि इस आदमी की इन आंखों ने मुझे वो मर्डर करते हुए देखा था जो मैंने असल में कभी किया ही नहीं। ऐसा सीन देखकर परांडे के होश उड़ जाते हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह रानागल उसको दूर रहने के लिए आखिरी वार्निंग
वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अब दिन पर दिन रानागल ताकतवर होता जा रहा था और उसकी इस ताकत का गलत फायदा उसके खुद के लोग भी उठाने लगे थे। इस बीच एक दिन रंगा उसके पास आता है और बताता है कि भाऊ, हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट्स अचानक से बीमार होकर मर रहे हैं। ये सुनकर जब रानागल हॉस्पिटल में जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ मौजूद डॉक्टर उसे बताता है कि जेपी फार्मा यानी कि जय की फार्मा कंपनी से जो दवाइयाँ आ रही हैं, उनकी वजह से पेशेंट्स की मौत हो रही है, क्योंकि वो दवाइयाँ बहुत ही घटिया क्वालिटी की हैं। अब हॉस्पिटल का सारा काम वर्धा संभाल रहा था, इसीलिए रानागल उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया कि जय ऐसा कर रहा है। तो यहाँ रानागल को पता चलता है कि वर्धा ने इसीलिए ऐसा नहीं बताया क्योंकि जय ने उसको शांत रहने के लिए कहा था और उसे पैसे भी दिए थे, यानी वर्धा खुद भी जय से मिला हुआ था। ये सुनकर अब रानागल को बहुत गुस्सा आता है कि उसके अपने आदमी ने अपने ही लोगों की जिंदगियां ले ली, इसीलिए वो अब वर्धा को उन नकली दवाइयों के साथ ही आग लगा देता है। फिर शाम को वो अपने जीजा यानी कि जय से मिलता है और उससे इसके बारे में पूछता है। जय कहता है कि माना कि तुम्हारी हेल्प से मैंने ये सब शुरू किया, लेकिन पैसे ऐसे नहीं बनते, पैसे कमाने के लिए ये सब करना पड़ता है और वैसे भी मेडिकल फील्ड में ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देकर मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन रानागल इसके लिए राजी होना तो दूर, एकदम से चुप खड़ा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। इस बीच जय उससे कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ, क्या उन लोगों के लिए तुम मुझे भी मार डालोगे, और अगर मुझे मार दोगे तो अपनी बहन को क्या जवाब दोगे। अब रानागल चुपचाप उसकी बातें सुनता है। वो समझ जाता है कि जय को अपनी गलती का एहसास तक नहीं है, इसीलिए वो फिर से वही जज की बात याद करने लगता है और सोचने लगता है कि क्या उसके पास अभी कोई दूसरा रास्ता है। और जब उसे जवाब नहीं में मिलता है तो वो फौरन जय की गर्दन काट देता है। इसके बाद वो खून से सने हुए अपने हाथ लेकर अपनी बहन वेदा के पास जाता है। वहाँ वो वेदा से 2 प्रॉमिसेस करवाता है। पहला कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, और दूसरा कि तुम मुझसे कभी भी ये नहीं पूछोगी कि जय घर वापस क्यों नहीं आया। अब उसके हाथों में लगा हुआ खून देखकर वेदा समझ जाती है कि रानागल ने जय को मार दिया है, लेकिन उसने भाई से वादा किया था, इसीलिए वो रानागल के घर में ही रहती है। उसे छोड़कर तो नहीं जाती, लेकिन उस रात के बाद से वो रानागल से कभी बात नहीं करती। अब सीन शिफ्ट होता है और इधर परांडे कुछ दिनों तक खामोश रहता है, लेकिन रानागल से बदला लेने के लिए अब वो स्टेट पॉलिटिक्स में एंटर करता है। हम देखते हैं कि दरअसल स्टेट में 2 पार्टियों के गठबंधन से सरकार चल रही थी, और जैसा कि तय हुआ था कि 2.5 साल के बाद एक पार्टी दूसरी पार्टी को सीएम की पोस्ट हैंडओवर करने वाली थी, तो दूसरी पार्टी की तरफ से सीएम बनने वाला आदमी था सभापति। लेकिन उसी टाइम पर सभापति का एक फेक एमएमएस लीक हो जाता है और सभापति की जगह पर पार्टी अध्यक्ष रघुवीर के भाई गुरुकांत को सीएम बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि रघुवीर के साथ मिलकर ये सब खेल खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि परांडे ही था। परांडे का कहना था कि मैं तुम्हारे भाई को सीएम की कुर्सी तक पहुँचाऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे 1-2 काम करने होंगे। खैर, अब जब रघुवीर को सीएम बनाने की तैयारियां शुरू होती हैं, तो बदले में परांडे रानागल की फैक्ट्री को सील करने के लिए कहता है, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष रघुवीर के कहने पर आखिर में रानागल की फैक्ट्री को सील करवा दिया जाता है। इसके बाद परांडे अपनी जीत पर खुशी मना रहा होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती, क्योंकि आखिरी मोमेंट पर रानागल पूरा ही खेल पलट देता है। वो पता करवा लेता है कि सभापति का जो एमएमएस था वो नकली था, और ये बात वो मीडिया के जरिए पूरे स्टेट में फैला देता है। फिर वो एक-एक एमएलए को पैसे देकर खरीद लेता है, और उसके कहने पर सभी एमएलएज राज्यपाल के सामने सभापति को ही सीएम बनाने का समर्थन कर देते हैं। फिर सभापति के सीएम बनते ही सबसे पहले रानागल की फैक्ट्री को रीओपन करवा दिया जाता है, और इसके बाद रानागल का काम फिर से शुरू हो जाता है, जिसके बाद रानागल का उस इलाके पर फिर से पूरा कंट्रोल हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर वैशाली एक दिन रानागल से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब तुम एक मामूली से लॉयर थे, नरम दिल के थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से गुंडे बन चुके हो, तुम्हें देखकर मुझे डर लगता है। और ऐसा कहकर वो रानागल के साथ ब्रेकअप करके हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है। वहीं इधर बार बार अपनी हार से तंग आकर परांडे अब खुद ही रानागल को मारने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपनी पूरी फौज लेकर ग्वाली इलाके में आता है और रानागल की फैक्ट्री पर हमला करके मजदूरों पर गोलियां चलवा देता है, लेकिन तभी रानागल भी उनके सामने आता है और वो अकेला ही परांडे की पूरी फौज से लड़ता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी को मारता है और आखिर में परांडे को मारकर अपनी दुश्मनी खत्म कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रानागल का एक दुश्मन तो मर चुका था, लेकिन चूंकि उसकी वजह से गुरुकांत
गुरुकांत सीएम नहीं बन पाया था, इसीलिए उस पार्टी का अध्यक्ष और गुरुकांत का भाई रघुवीर रानागल से अपना बदला लेने की तैयारियां शुरू कर देते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, देखने से लगता है कि ये मूवी का आधा हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसका दूसरा पार्ट भी जरूर आएगा, पर मूवी हमें एक सेकंड के लिए भी हटने का कहीं पर मौका नहीं देती। हालांकि कहानी थोड़ी लंबी जरूर खींची है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि कुछ सीन्स का पूरा मतलब हमें आखिर में समझ में आता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि दूसरे पार्ट के क्लाइमेक्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है? मुझे कमेंट में शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।